बाद अगर कोई संज्ञा लिखी हो, याद रखना पक्का पक्का एक वचन ही संभव है। याद रखें तुरंत बाद, आगे कहीं कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। एक तो ये बात दोनों की ध्यान रखना कि ईच और एवरी के तुरंत बाद अगर संज्ञा है वो एक वचन होगी, मतलब हम ईच बॉयज नहीं कर सकते, ईच बॉय करते हैं। आगे सुनो बढ़िया ढंग से, ठीक है। अजमेर से नमस्ते, नमस्ते मेरे भाई। इसके अलावा आपको इनके बारे में जो ध्यान रखना है वो आप सुने। पहली और सबसे जरूरी चीज, अगर अगर बात करते हैं ईच और एवरी की, तो कभी भी अगर आपको क्या लिखा मिले, ऑफ, ठीक है, सुनना मेरी बात को, कभी भी आपको अगर ऑफ लिखा मिले और ऑफ के जस्ट पहले इधर आपसे पूछ ले, कभी भी एवरी नहीं करना है, ये उम्र भर याद रखो। ऐसी स्थिति अगर आ जाए ईच ही करना है, पक्का पक्का ईच करना है। जानते हो बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि अपन का जो ये है ना एवरी, इस एवरी की संसार में एक ही शर्त है कि इसके तुरंत बाद नाउन अनिवार्य है। क्या जरूरी है बच्चों? नाउन। और आप तो देख ही रहे होंगे कि ईच के बाद क्या आ गया? ऑफ, प्रीपोजिशन। तो बच्चों कभी भी एवरी के तुरंत बाद ऑफ लिखना नहीं है, क्योंकि एवरी के जस्ट बाद संज्ञा जरूरी है। हाँ, ईच के बाद आप लिख सकते हो, संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात याद रखना, अगर आपको सेंटेंस में ये अंदाजा लगे, कहीं भी वाक्य में पढ़कर आपको अंदाजा लग जाए कि ये बात कितनों की हो रही है, दो की, याद रखना। तो अगर आपको अंदाजा है कि दो के लिए बात हो रही है, तो जीवन भर याद रखें, ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है? ईच। जैसे मैं मेरी प्रत्येक आंख से बराबर देख सकता हूं। आंखें कितनी हैं? दो। तो यहां हमें पता है कि दो है, और दो के लिए आप क्या लिखते हैं? ईच। बिल्कुल बिल्कुल। पीके राज वायरल कह रहे हैं सर हिंदी अनुवाद ही नहीं होता, बिना हिंदी अनुवाद के हो जाएगा क्या? हाँ बे, हिंदी अनुवाद हो रहा तो तुम्हें हिंदी के पैसे कौन, जहां आप अंदाजा लगा सकें कि दो है या तीन। जैसे एक बात बताओ, मैं कह दूं चतुर्भुज की प्रत्येक रेखा या जो भी होती है साइड, चतुर्भुज की संख्या, वो जो चारों तरफ कोपचे होते हैं, क्या बोलते हो तुम हिंदी में यार, तो वो हमें पता कितनी है? चार। तो जहां हमें पता है, अंदाजा लग जाए संख्या का, तो हम क्या लगाते हैं बेटा? ईच। जहां अंदाजा नहीं लगे तो जरूर एवरी को लेते हैं। खैर उस बात को कि दो की बात हो रही है या तीन की बात हो रही है, अंदाजा लग जाए तो ईच ही लिखते हैं, एवरी नहीं लिखते हैं। फिर आगे सुनो बच्चे, तो ये भी आपको सुंदरता से याद रखना है, बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है भाई, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। मैं वही बात छोटी बातें करके सीधे सवाल पे उतरूंगा, अपने इधर पंचायत की आवश्यकता नहीं है, इधर तो गुर्दे छीलने। और रही बात कि आप में से कोई सोचे कि किस परीक्षा के लेवल का, फर्स्ट ग्रेड तक तुम्हारी मर्जी है ना, संख्या लिखी हो, क्या लिखी है बेटा? कोई भी संख्या। मैं कोई भी संख्या का तात्पर्य समझा देता हूं आपको। संख्या मतलब 2, 5, 8, कोई भी यार, वो अंग्रेजी में लिखो या गणित में, एक ही बात है। यहां जरूर याद रखना, घुस के याद रखना कि संख्या के तुरंत पहले अगर खाली स्थान है, आंख बंद करके उत्तर क्या रहेगा? एवरी। भले ही 2 हो, भले ही 8 हो। सुनना, संख्या अगर दे रखी है, संख्या के जस्ट पहले आप एवरी ही लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात, अगर संख्या के बाद कहीं भी खाली स्थान है, कहीं भी अगर संख्या के बाद पूछेगा तो क्या आएगा? ईच। किस्सा समाप्त। अब पढ़ते हैं सवाल, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं श्रवण सिंह जी, सर अपने वाले कंटेंट से एग्जाम में काम चल जाएगा क्या? अबे एग्जामिनर के भी गुर्दे लाल होते हैं, अपने नाम से क्या बात कर रहे हो? अगर टू के जस्ट पहले खाली स्थान होगा तो कुछ भी हो आएगा एवरी ही। संख्या कितनी भी हो, संख्या के तुरंत पहले ईच नहीं आता है बच्चे, इस वजह से। लेकिन ये तो मामला अलग है। और मैंने क्या कहा था, संख्या के बाद कहीं भी पूछेगा क्या आएगा? ईच। तो सीधा सा आंसर दूसरे में देखो। और दूसरी बात, ऑफ को देख लो यार, बात एक ही है, ऑफ के जस्ट पहले क्या आएगा? तो ईच ही बेस्ट आंसर है। दूसरा सवाल चलते हैं अपने बच्चों, अनकाउंटेबल। इन तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं नन्हे मुन्ने बच्चों कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आमतौर पर, वैसे सिंगुलर कम लिखते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो समानता है भाई दोनों में। सुनना बच्चों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात वो ये है, सुनना भैया, कि अगर वाक्य क्या है? साधारण सकारात्मक है। सुनना भैया, साधारण सकारात्मक अगर वाक्य है तो सुन लो बे, साधारण सकारात्मक सम, से। तो साधारण सकारात्मक वाक्य होगा तो आप क्या लिखेंगे? उसमें सम लिखेंगे। नाउन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या कह रहे हैं कृतेश चौधरी, एग्जाम में मैथ्स पहले करें या बाद में? उसका अपन अलग से कारोबार लेंगे, अभी तो पढ़ते हैं पॉजिटिव सम नेगेटिव। हाँ बेटा, तो ये तो एक चीज हो गई। तो साधारण सकारात्मक में सम करते हैं। और दूसरी बात क्या देखो बच्चों, याद रखो, अगर वाक्य क्या है? नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है, या क्या है? प्रश्नवाचक है। तब आप क्या लिखेंगे भैया? एनी। आपको ऐसे याद नहीं हो तो सुन लो, S फॉर सकारात्मक सिंपल, N फॉर नेगेटिव, Y फॉर प्रश्नवाचक, वो एक ही बात है। एक तो ये बात याद रखो। और अगर वाक्य में ऐसा कोई शब्द आ जाए, कौन से शब्द बच्चों? सुनना, ये ले लेते हैं। अगर किसी वाक्य में आपको क्या लिखा मिल जाए? इफ। अगर कोई वाक्य में कोई नकारात्मक भाव का शब्द मिल जाए, हार्डली, ठीक है ना, इस तरह के ये नकारात्मक जो है भाव को दिखाने वाले हैं, जैसे नेवर है, नॉट तो खैर है ही, तो इफ हुआ, हार्डली हुआ, नेवर हुआ, विदाउट हुआ, विदाउट समझते हैं के बिना, तो ये सब नकारात्मक है। याद रखें बच्चों, इफ नकारात्मक नहीं है, पर ये सबके साथ एक ही कारोबार चल रहा है, तो मैंने सोचा लिखवा दें। तो ध्यान से सुनो, इनके साथ भी याद रखें, इनके साथ भी अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, क्या लिखना है? एनी। बिल्कुल आराम से चलते हैं आप, बिल्कुल परेशान नहीं रहो। 12 से स्क्रॉल विद कृष्णा। हाँ भाई खुश रहो। तो देखो, इफ है, हार्डली है, नेवर है, नॉट तो खैर है, विदाउट है, तो इनके साथ एनी आता है। एक तो ये बात याद रख लो ना भाई। तो साधारण सकारात्मक में सम, नकारात्मक प्रश्नवाचक में एनी, और अगर कहीं इफ लिखा है, हार्डली है, नेवर है, विदाउट है, तो इनके साथ भी अपन एनी लिखते हैं। एक थोड़ा सा जो मैं ये कह दूं कि विशेष बात आपको जो याद रखनी है, ये याद रखनी है कि वैसे तो प्रश्नवाचक में क्या आता है? एनी। लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य, ये ध्यान रखना, वुड, कुड, कैन या मे, वैसे तो दो के आते हैं, कुड और वुड और कुड के, पर ये तो देखो यार कोई भी आ जाए, आपको इतना ध्यान रखना, ये 4 मॉडल का थोड़ा याद रखना पड़ेगा। से शुरू हो तो उसमें एनी नहीं लिखते बच्चों। देखो वैसे तो प्रश्नवाचक में एनी आएगा, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य वुड, कुड, कैन, में से शुरू हो तो उसे ऑफर रिक्वेस्ट मान लेते हैं। मानने दो ऑफर रिक्वेस्ट को, आप तो इतना ध्यान रखो, अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य इनसे शुरू है तो उसमें फिर आपको क्या लिखना है? सम लिखना है। क्या लिखना है? सम
लिखते हैं, लिखना है जो भी यार भाई अपने कौन सा किताब लिखनी है, ठीक है ना, इतना सही ध्यान रखना है। सुन लो, 1 मिनट रिवाइज करा दो। सम और एनी के साथ प्लूरल भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं, कभी कभी एक वचन भी चल जाएगा, कभी कभी। अब ये है साधारण वाक्यों में सम, नकारात्मक प्रश्नवाचक में एनी। हाँ, नकारात्मक के साथ ये भी देख लो, कभी इफ आ जाए, हार्डली है, नेवर है, विदाउट है, तो इनके साथ भी आप एनी लिखते हैं। वैसे तो प्रश्नवाचक में एनी ही आता है, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य इनसे शुरू है तो उसमें मजबूरन एनी की जगह क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। कुछ काम चलो एक अंतिम बार में हल्का सा रिवाइज करा दूं। ये इनका यूज बताया, युग में बता दिया। नन का यूज दो से ज्यादा, मतलब मैं कह दूं 6 दोस्त है, 6 में से कोई नहीं नन, और 2 है तो ये तीनों। क्लियर है? अब अपन सवालों पर चलते हैं, इनकी खाली सीट दे दूंगा तो घर पे भी रिवाइज आप कर सकते हैं। ब्रैकेट में ऑप्शन अक्सर जो है ना आप एक वचन, ध्यान से सुनना, एक वचन या आप अनकाउंटेबल लिखते हैं, यानी दोनों में एक चीज कॉमन है बच्चों, अनकाउंटेबल, तो कोई समस्या नहीं। थोड़ा ये ध्यान रखना, बहुवचन है तो ऑल, और हॉल के साथ वैसे सिंगुलर रहता है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों, इसमें कोई खास अंतर नहीं, दोनों का हिंदी मीनिंग भी एक जैसा है, सब, सभी, पूरा, इस तरीके से सब या सभी। और हॉल का मतलब समझते क्या होता है, पूरा या संपूर्ण। एक और मैं यहां थोड़ा, ये ऑल और एवरी में कोई खास फर्क नहीं बेटा, मीनिंग मिलते जुलते हैं, अंतर ये की है कि ऑल क्या करता है भाई, अपने साथ संज्ञा कैसी लेता है, बहुवचन, और एवरी कैसी लेता है, एक वचन, और कोई फर्क नहीं, दोनों का मीनिंग घूम फिर के एक जैसा है। जैसे अगर मैंने कहीं लिखा है ना स्टूडेंट्स है ऑल, और अगर मैं लिखता ना केवल स्टूडेंट, वहां अपन क्या लिखते हैं, एवरी। ये एक ही है दोनों, बहुत अंतर नहीं, काफी लंबा रिसर्च किया मैंने इसके लिए। हाँ, अब मुद्दे पर आते हैं बच्चों। वर है, योर है, ये इस तरह के है ना। तो सुनना बच्चों, आपको यहां थोड़ा विशेष बता दूं बच्चों, ये भी सारे डिटर्मिनर हैं, ये सब भी क्या है, डिटर्मिनर ही है, ये सारे भी डिटर्मिनर्स हैं। तो काम की बात ये है बच्चों, कभी भी अगर इन डिटर्मिनर्स के पहले पूछा जाए तो अपन क्या भर देंगे, ऑल, और अगर इनके बाद में पूछा जाए तो अपन क्या भर देंगे, हॉल, और कोई अंतर नहीं है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शैतान कुमाऊ जी, सर तो मात्रा बताता है, मात्रा किसकी होती है, अनकाउंटेबल की, और मैंने संख्या बताता है वो किसकी होती है, प्लूरल की। देखो दोनों ही चीजें हैं, तो आप ये भी याद रखो। एक और विशेष बात जो याद रखने की, अगर अक्सर मच अपने साथ अगर क्रिया की बात करें ना बच्चों, तो वो एक वचन क्रिया रखता है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी, जैसे मच वाटर इज, और मैनी क्या है बच्चों, बहुवचन है ना, तो क्रिया भी बहुवचन रहती है, बात याद रखो। मैनी अपने साथ अक्सर क्रिया बहुवचन लेता है। केवल एक अपवाद इसमें आपको अगर गलती से याद हो किसी बच्चे को विशेष, मैनी का, अगर कभी भी मैनी के जस्ट बाद क्या आ जाए, ए या एन, जो बहुत कम बार आता है, तब जरूर फिर आप है ना एक वचन नाउन और एक वचन नाउन और एक वचन ही क्रिया लिखते हैं, पर ये सब बेटा बहुत कम होता है, ठीक है ना भाई। तो दोनों चीजें बढ़िया से ध्यान रखो, एक चीज को, बिल्कुल मैनी एक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आराम से ये दोनों की जगह ले सकता है। अब सुनो, मच मात्रा बताता है, अनकाउंटेबल नाउन, मैनी संख्या बताता है, बहुवचन, ए लॉट ऑफ दोनों की जगह आ सकता है, यानी 3 शब्द है, तो आपको छोटी छोटी 2-3 बातें याद रखनी। पहली याद रखो बच्चों, अगर वाक्य नकारात्मक हुआ या प्रश्नवाचक हुआ, सुनो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हुआ, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य अगर है ना बेटा, तो ध्यान से सुन लेना, आपको प्रश्नवाचक और नकारात्मक में कभी भी ये नहीं करना है, यही लिखना है। कौन, मात्रा के लिए मच, संख्या के लिए मैनी। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या कहा मैंने, कि अगर कोई वाक्य नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, तो ये नहीं आएगा, आपको मच मात्रा के लिए, संख्या के लिए मैनी लिखना। एक तो ये छोटी सी बात। दूसरी बात याद रखना बच्चों, अगर कोई साधारण सकारात्मक वाक्य है, मैं सिंपल कोई साधारण वाक्य है, तो विशेष याद रखना कि साधारण वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब जिसको आप कहते हो, तो याद रखो बच्चों, मेन वर्ब के अगर पहले पूछ लेगा ना साधारण में, तो मात्रा के लिए मच और संख्या के लिए क्या कर लेना, मैनी। लेकिन साधारण वाक्य में मेन वर्ब के बाद अगर, जैसे हाउ भी रेड में लिख देता हूं मैं, बाकी वेरी कम आता है, मच के साथ ही आता है, या हाउ, तो कभी भी अगर आपको ये शब्द दिख जाए तो फिर इनके बाद आपको मच और मैनी ही लगाना है, ठीक है। तो मात्रा के लिए मच और संख्या के लिए मैनी। अरे कुल मिला के ना दो कि एक ही बात है कि साधारण वाक्य में मेन वर्ब के बाद में ये लगाना, नहीं तो जरूरत नहीं है, अपने मच में नहीं जिंदाबाद। अब अपन रणथंभौर से सत्यनारायण गुजर, हाँ धन्यवाद बेटा। अब उत्तर करो, देखो रात हो रही है, छोटे छोटे बच्चे सोने की ओर अग्रसर हैं, करिए उत्तर। तो ये छोटी सी बात अपने पास आपको मैंने बताई है। अब अपने सवालों पर आ जाते हैं, सवाल करिए बेटा। आपको ऑप्शन मैंने दिया जैसे परीक्षक देता है, उत्तर फटाफट उत्तर दें। फिर नकारात्मक प्रश्नवाचक में तो कहीं भी हो ये लिखते हैं, और इन शब्दों के बाद भी कहीं भी हो ये लिखते हैं, लेकिन अगर साधारण वाक्य है और मेन वर्ब के पीछे पूछे तो वो, और पहले पूछे तो ये। थोड़ा थोड़ा बेटा ध्यान दें आगे। साधारण वाक्य है, मैन दे रखे, अंत में ऑफ की जरूरत नहीं होती, कभी नहीं होती अंत में ऑफ की जरूरत। आई मिस माई फैमिली में मेरी परिवार को याद करता हूं बहुत ज्यादा। पहली बात तो याद करने की, याद करता हूं 5, याद रखना हमेशा मात्रा होती है याद करने की, बहुत ही कम। और दूसरी बात बताता हूं, मच आएगा या ए लॉट। साधारण वाक्यों में मेन वर्ब के बाद मच से ज्यादा वरीयता ए लॉट की रहती है। लास्ट में ऑफ की जरूरत नहीं लगाते, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। सो के बाद आप ये नहीं लगाते हो, मच में नहीं लगाते हो, एस लगाए मतलब संख्या, तो क्या लगाओगे, मैनी, बिल्कुल आराम से। रिटर्न, यहाँ रिटर्न आपकी मेन वर्ब है, साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में मेन वर्ब के बाद ये नहीं आते। मैं 150 बार कह चुका हूं यारों, लापरवाही करोगे तो गलत बात है, मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए जानबूझ के मैंने उसको शामिल किया। वो क्या है, मोस्ट। याद रखना, मोस्ट दोनों काम करता है, आपके संख्या भी बताता है, मात्रा भी बताता है। मोस्ट के साथ या तो आएगा नाउन बहुवचन या अनकाउंटेबल, दोनों आ सकते हैं। यानी याद रखो बच्चों कि मैनी और मच दोनों की ही सुपर फॉर्म क्या होती है, मोस्ट। मोस्ट दोनों का ही काम कर देता है, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके सवाल बड़े सिंपल सादे आते हैं, तो मैं सवाल कर देता हूं आपको ना। ये सवाल देखो एक बार, तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं, मोस्ट मतलब वो दोनों का फॉर्म होता है, ठीक है ना। तीनों ये और ये तीनों, विशेष बात ये है हिंदी मीनिंग सेम है। देखो केवल फ्यू का मतलब ना के बराबर संख्या, केवल लिटिल का मतलब है ना के बराबर मात्रा, ठीक, इतना अंतर, और कोई अंतर नहीं। फिर सुनो, ए फ्यू थोड़ी बहुत संख्या, या अभी हिंदी लिख रहा हूं मैं, ये सबसे मेन अंतिम इसीलिए लिखा है मैं, या अनिश्चित संख्या। इसका भी एक ही फर्क है, संख्या और मात्रा का, और कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये है आपकी थोड़ी बहुत संख्या, सॉरी इधर नीचे आ गया ना अपन, तो मात्रा, या आप कह सकते हैं अनिश्चित मात्रा। फिर बचा कौन,
ये द लिटिल द फ्यू, मीनिंग एक ही है, मीनिंग दोनों के एक ही भाई, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हाँ स्टूडियो के बाद भंडारा करेंगे चंदन सिंह, ठीक है भाई। जितनी भी है वह पूरी संख्या, जितनी भी है वह पूरी मात्रा। अब सुनो आगे बढ़िया से, अंतिम बिंदु चल रहा है, बस बात खत्म, अपने को कोई समस्या नहीं है, बस बढ़िया। ये खानदान मात्रा की बात करें तो ये खानदान, पहली और अंतिम चीज तो ये है। और आपको पता है ना कि अगर अपन बात करें इनकी, इन तीनों की, तो याद रखो इन तीनों के बाद परमानेंट कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। प्लूरल समझते हैं ना, आमतौर पर जिसमें क्या जुड़ा हो? एस, प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या बताते हैं? संख्या। और इनके बाद अक्सर क्रिया भी कैसी रहेगी बच्चों? प्लूरल। तो ये बात याद रखना इन तीनों के लिए। और अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों का एक ही है, ये तीनों मात्रा बताते हैं, तो इनके जस्ट बाद अगर नाउन आया तो वो कैसा होगा बेटा? अनकाउंटेबल। और अगर बात करें उसके बाद वर्ब भी क्या होगी? एक वचन। बहुत छोटी और बारीक चीजें आपको ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसको 5 मिनट थोड़ा झेल लो यार, बस फिर कुछ है नहीं, 10वां सवाल और मामला समाप्त। अब सुनिए आगे, ये इनके मीनिंग है, याद रखो, खोपड़ी में अच्छे से डाल लो। अगर सेंटेंस में, सुनना, अगर सेंटेंस में संख्या या मात्रा का पता नहीं है, कोई संकेत नहीं है, तो कैसी होगी? अनिश्चित संख्या होगी तो ए फ्यू, अनिश्चित मात्रा तो ए लिटिल। उदाहरण सुनो, हिंदी में सुनना, उदाहरण बढ़िया हिंदी में सुनना, मैं आपको यहां बढ़िया से समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा मेरे पास खालिस्तान रुपये है, अब इस वाक्य में कोई संकेत नहीं कितने, मतलब क्या है वो? थोड़ी बहुत। मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा ही दूध है, या आप कहते मेरे पास खालिस्तान दूध है। जब तक वाक्य में कोई विशेष संकेत नहीं हो, उसको अनिश्चित या थोड़ी बहुत ही मानते हैं। आपको क्या करना है? ए फ्यू या ए लिटिल। सुन लो, अगर वाक्य में पता नहीं चल रहा है कि संख्या या मात्रा कितनी है, ना रो रहा है ना कोई परेशान हो रहा है, तो मान लेंगे थोड़ी बहुत, मध्यम, तो आप ए फ्यू या ए लिटिल। जैसे मैंने कहा मेरे घर में खालिस्तान पुस्तकें हैं, इतना ही सवाल है, क्या यहां कोई संकेत है आपको? ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए फ्यू। मैंने कहा मेरे घर में खालिस्तान चीनी है, अब इस वाक्य में कोई संकेत है क्या? ना, क्या होगा? ए लिटिल। मतलब जब आपको बिल्कुल पता नहीं चले, सुनना बच्चों, जब आपको पता नहीं चले कि संख्या मात्रा कितनी है, तो अनिश्चित, अनिश्चित हो जाती है। एक बात अलग, अंतिम बात तो विशेष है। और अगर सेंटेंस में कोई विशेष कारण हो, यार मैं अगले पेज पे लिख देता हूं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां लापरवाही करने से क्या मतलब कि आप है ना, इनका हिंदी में तो जानते हो, कभी केवल फ्यू की जगह अंग्रेज लोग वेरी फ्यू लिख देते हैं, केवल लिटिल की जगह वेरी लिटिल लिख देते हैं। ये बात याद रखना, एक ही मतलब है दोनों का। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का यूज तभी करते हैं जब आपके पास वाक्य में विशेष कारण उपलब्ध हो, नहीं तो नहीं करते। अगर कोई विशेष कारण नहीं तो है ना बीच के ए लिटिल ए फ्यू, एक तो ये चीज याद रखो। अब आगे बात करते हैं, तो इनका ये केवल ये एक ही चीज होती है। दूसरी बात, इतना ही मामला बेचारा छोटा सा ही, अगर सेंटेंस में कोई विशेष कारण है, तो जैसे भाई यार थोड़े पैसे देना, वो अगला कह रहा ना सॉरी मेरे पास खालिस्तान पैसे, सॉरी बोल दिया, मतलब आपके पास क्या है? कारण। इसका मतलब आपका मामला साफ है। तो कोई ऐसा कारण दे दे, जैसे मैं कह दूं कमरा तो खाली पड़ा है, वहां खालिस्तान बच्चे, तो खाली कमरा आपने बोला, मतलब आपके पास कारण है कि संख्या मात्रा ना के बराबर। याद रखो, वेरी फ्यू वेरी लिटिल के बाद केवल फ्यू केवल लिटिल तभी आता है जब वाक्य में विशेष कारण दे रखा हो कि इस कारण संख्या मात्रा ना के बराबर, नहीं तो नहीं आते। ये बात याद रखें। अब बात करते हैं आगे ए फ्यू या ए लिटिल की। तो इनके बारे में मैंने कहा कि जब आपको वाक्य में कुछ पता नहीं चले कि संख्या मात्रा कितनी है, तो आप इनको लिख लो, ये भी ठीक है। एक विशेष बात, यहां मैं आपको तारा नहीं 2-3 तारे बना देता हूं, कभी भी याद रखो बच्चों, कभी भी आपसे पूछ ले ये शब्द ओनली या एक शब्द है क्वाइट, याद रखना, अगर ये दोनों दिख जाएं, ओनली और क्वाइट, इनके बाद पक्के यही आते हैं, दूसरे आ ही नहीं सकते। क्या क्या? ए लिटिल या ए फ्यू। संख्या की बात करेगा ए फ्यू, मात्रा की बात करेगा ए लिटिल, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओनली और क्वाइट आ जाए तो भैया फिर चिंता की जरूरत नहीं है, पक्का इनके बाद ए फ्यू ए लिटिल। और अंतिम मामला क्या है? ये एक वर्ब है, उसके चेपी हुई दूसरी अलग वर्ब है, और तुम्हें जम नहीं रहा है कि ये क्या है, पक्का उत्तर यही होगा, अपनी दुकान अलग रख लेना। सुन लो अंतिम बात, जयवीर तेजा जी, वीरेंद्र चौधरी भाई, देखो अगर किसी वाक्य में एक क्रिया एक साथ में चेपी हुई और क्रिया, जैसे ये आ गया हेड वर, ओ तेरी ये क्या, ऐसा जब मामला आ जाए दो क्रियाएं, तो समझ लो आंख बंद करके उत्तर यही होंगे, मामला समाप्त। तो ये था अपन का देसी जुगाड़। सवाल 2-3 बातें नहीं पता है, ए फ्यू ए लिटिल, कोई कारण है कि इसलिए कम है, केवल फ्यू केवल लिटिल, और अगर दो क्रियाएं अटपटी साथ में तो दा फ्यू दा लिटिल, किस्सा समाप्त। व्हाइट और ओनली ए फ्यू बेस्ट। तो ये था हमारा छोटू सा क्लास।